नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी लोगों का लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएससी हिंदी जीएस में। मेरा नाम अमित कपूर है और हम लोग बात कर रहे हैं मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में। कल हमने चर्चा की हुई थी नेहरू रिपोर्ट के बारे में, फिर इसके बाद में जिन्ना की जो 14 मांगे थी उस पर हमने बात की हुई थी। फिर कुछ जो क्वेश्चंस आए हुए थे प्रीवियस ईयर में वो हमने डिस्कस कर दिए हुए थे। आज हम लोग बात करने वाले हैं उसके नेक्स्ट स्टेप में। और इस स्टेप में आप देखेंगे कि कलकत्ता अधिवेशन 1928 के बारे में और किस तरह से वहाँ पे सबने अवज्ञा या स्वराज की मांग प्रस्तुत की जाती है, एक रूपरेखा तैयार की जाती है। हम लोग बात करने वाले हैं इसमें, ठीक है। तो शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले कुछ बात हो जाए, सब्सक्राइब कैसे करना है और इसको ध्यान में रखते हुए आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। मित्रों, जो आप लोगों के लिए बिल्कुल फ्री क्लासेस मैं लेता हूँ वो अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे लेता हूँ। जैसे कि एंशियंट हिस्ट्री अगर आपको करनी है, यहाँ पे थ्योरी के साथ में हिस्ट्री भी आप जोड़ देंगे। अगर आपको एंशियंट हिस्ट्री करनी है तो आप 10 बजे सुबह क्लास हमारी कर सकते हैं और लगातार क्लासेस चलती रहती है। फिर इसके बाद में एक 10 बजे के बाद में 12 बजे क्लास है। फिर हिस्ट्री की ही एनसीईआरटी एमसीक्यूज कराता हूँ मैं, जो कि आप देख रहे हैं 2 बजे से है। और इंडियन पॉलिटी ये थ्योरी जो है वो डेली होती है यहाँ पे, तो आप 4 बजे इस क्लास को कर सकते हैं। तो 4 क्लासेस आपके लिए फ्री मिल रही हैं। इसको भी आप हमारे अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे कर सकते हैं, ठीक है। और इसके साथ में ये क्लासेस जो है ये 8 बजे होने लग गई है अभी, चेंज नहीं किया है। तो ये जैसे कि जो क्लास चल रही है ये 8 बजे हो रही है। ये यूट्यूब की क्लासेस है हमारी। जिनका लोक प्रशासन है मित्रों, वो मैं 5:30 बजे यूट्यूब पे लाइव जाता हूँ, तो आप यहाँ पे इस क्लास को कर सकते तो पॉलिटी तो स्टार्ट हो चुकी है यहाँ पे, ज्योग्राफी भी बाकी है, एथिक्स की। तो ये 2 पोर्शन है आपके, ये क्लासेस जल्द ही शुरू की जाएंगी। तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए और इस कोड के साथ में सब्सक्राइब करते। कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तैयारी कैसे करनी है, कैसे खुद को मोटिवेट करना है, वो सारी चीज़ें आप मुझसे बात कर सकते हैं। किसी भी प्रॉब्लम के लिए आप मेरी टेलीग्राम आप पे आ सकते हैं, मुझसे बात कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप इस कोड के साथ में सब्सक्राइब कर रहे हैं तो आप देखिए डेली लाइव क्लासेस आपको मिलने लगती हैं। स्ट्रक्चर्ड कोर्सेस मतलब अकॉर्डिंग टू यूपीएससी सिलेबस आपको कोर्स मिलता है। लाइव टेस्ट और क्विजेज मिलने लग जाते हैं। जो टीचर फैकल्टी आपको पढ़ा रही है वही क्या करेगी, वो टेस्ट सीरीज लेती है। जैसे मैं पढ़ाता हूँ वो अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे, वहाँ पे मैं टेस्ट सीरीज ज्वाइन कराता हूँ, तो आप वहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं। अनलिमिटेड एक्सेस देख रहे हैं आपको मिल जाता है। नए और पुराने रिकॉर्डेड वीडियो आप लाइव सारे वीडियोस देख सकते हैं। अपने कोर्स से रिलेटेड सारे वीडियो आप देख सकते हैं, जैसे इस कोर्स कोड के साथ में आप सब्सक्राइब करेंगे। मित्रों, अगर मेरी क्लासेस देखनी है आपको तो, या क्लासेस करनी है लाइव क्लासेस अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे, तो आपको अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा गूगल प्ले स्टोर से। और यूपीएससी सीएससी अपना गोल सेलेक्ट करते ही मेरा नाम सर्च करेंगे तो आपको मेरी क्लासेस मिलने लग जाएंगी और उसको फॉलो कर लेंगे आप, ठीक है। मुझे वहाँ पे फॉलो कर लेंगे तो आपको क्लासेस मिल जाएंगी। एक खास बात और है कि अगर आपको किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम है तो Unacademy_अमित कपूर ये हमारा टेलीग्राम लिंक है, आप यहाँ पे आ सकते हैं, ठीक है। चलो, अपने बारे में, मैंने बीटेक किया हुआ कंप्यूटर साइंस से, यूपी पीसीएस मेंस यूपीएससी दे चुका हूँ, ठीक है। और लोक प्रशासन सब्जेक्ट मैं ऑप्शनल के तौर पे पढ़ाता हूँ। 5:30 बजे यूट्यूब पे ही लाइव क्लासेस होती है हमारी। और लगभग 60% से अधिक मैं पोर्शन कवर करता हूँ। 2 साल से पढ़ा रहा था अभी ऑफलाइन में, फिर इसके बाद में 8-9 महीने लगातार यहाँ पे मैं अनअकैडमी पे पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो लगभग 8-9 महीने होने जा रहे हैं इस पे पढ़ाते हुए। ये टॉप मोस्ट फैकल्टीज़ हैं जिनके बैचेस अभी स्टार्ट हुए हैं और इनके लगभग 15,000 से अधिक वो बैचेस चलते हैं। तो आप लोग यहाँ पे सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है। आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हैं यहाँ पे प्लस कोर्सेज के लिए। हाँ, इसमें भी मेरा कोड यूज कर सकते हैं 1 साल 2 साल 3 साल के लिए। और आइकॉनिक भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसमें आइकॉनिक के अभी देखो पैसे बढ़ गए हैं मित्रों, मैं ये स्लाइड अभी नहीं दिखा सकता हूँ। आइकॉनिक के प्राइस बढ़ गए हैं। और अगर आप ऑप्शनल लेना चाहते हैं तो आप ऑप्शनल जो है वो ले सकते हैं। यहाँ पे 27,500 इसकी फीस है। मेरा कोड यूज करेंगे तो आपको 10% का डिस्काउंट सीधे मिलेगा। 24,750 में आपको ये सारी चीज़, ठीक है।
मित्रों यहाँ पे आइकॉनिक पे तो प्राइस बढ़ गए हैं, लेकिन क्या है, जब कॉम्बो में आप लेंगे ऑप्शनल के साथ में इसको, अगर सब्सक्राइब करना चाहते हैं, तो जब मेरा कोड यूज करेंगे तो इसकी फीस देखना है 88,750। जब मेरा कोड यूज करेंगे तो आपको कितनी मिल जाएगी, और 10% इसमें आप कम कर दीजिए, बहुत कम में आपको 1 साल का मिल जाएगा। ठीक है, तो 1 साल, 2 साल, 3 साल, या जो इच्छुक हैं कि हमें तैयारी करनी है वो ऐसे कर सकते हैं, मतलब 12th के बाद से भी कर सकते हैं, आइकॉनिक उनके लिए बेस्ट होता है। ये प्लस का सब्सक्रिप्शन है, इसमें जीएस, यूपीएससी जीएस और ऑप्शनल है, इसमें प्लस प्लस दिया हुआ है, तो आप देख सकते हैं इसकी बहुत कम फीस है, और मेरा कोड अगर यूज करेंगे तो आपको और यहाँ पे छूट मिल जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे कई सारे बैचेज स्टार्ट हुए हैं। ये 6 महीने का बैच एक स्टार्ट हुआ है, ये प्रीलिम्स के लिए। देखिए 8, सॉरी स्टार्ट नहीं हुआ है, स्टार्ट होने वाला है। ठीक है, 8 फरवरी से ये स्टार्ट होने वाला है, और ये 1 साल का कंप्लीट बैच है जो कि 2022 के लिए है। ये भी 8 तारीख से, मतलब 8 फरवरी से स्टार्ट होने वाला है। 2 साल का बैच भी 8 फरवरी से स्टार्ट होने वाला है, और ये आपको हिंदी और इंग्लिश तथा बाइलिंगुअल मिलेंगे। जैसे देखिए, आप हिंदी है, ये इंग्लिश और बाइलिंगुअल, हिंदी इंग्लिश बाइलिंगुअल, तो आपको इस तरह ऐसे मिल जाएंगे। ठीक है, तो आप लोग सब्सक्राइब करते रहे, और एनसीईआरटी जिनका बेस बहुत कमजोर है, तैयारी करना चाह रहे हैं, एनसीईआरटी के लिए बैच स्टार्ट हुआ है, इसी कोड के साथ में आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, AMR10 के साथ में 10% डिस्काउंट। प्लस इसका फायदा क्या है मेरा कोड यूज करने का, जो पीडीएफ मिलती है, पीडीएफ तो सब लोग देते हैं, मैं भी दे दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरी एक बात है कि पर्सनल गाइडेंस भी बहुत कम लोग देते हैं, लेकिन दे देते हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, दे देते हैं। तीसरी बात यहाँ पे क्या है कि भाई, अगर इस कोड को लोग बोलते हैं यूज करने का, तो पीडीएफ दे देते हैं, पर्सनल गाइडेंस की बोल देते हैं। ठीक है, मैं भी दे दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन एक खास बात क्या है, जो क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस होती है, क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस में करा दूंगा मेंस का। और दूसरी बात है कि यहाँ पे अगर कोई क्वेश्चन आप लिख के भेज रहे हैं, जो आप कहीं से भी लिख के भेज रहे हैं, तो उसका मैं इवेल्युएट कर दूंगा। ठीक है, तो ये आपको फायदा होगा, इवेल्युएट में करता रहूंगा, तो एक संपूर्ण तैयारी आपकी होती रहेगी। ठीक है, ये खास बात है मेरा कोड यूज करने में, कि जैसे मेरा कोड यूज करेंगे तो आपको पीडीएफ मिल जाएगी, और उसके साथ साथ आपको यहाँ पे पर्सनल गाइडेंस मिल जाएगा। इसके साथ में आपको 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट मिल ही जाता है, 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट मिलता है, आप ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको आप लोग सब्सक्राइब करते रहें, और अपना कोई क्वेश्चन अगर क्वेरीज है तो वो भेज सकते हैं, क्वेश्चन लिख के भी भेज सकते हैं मेंस के लिए, डेली मैं चेक करता रहूंगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो आप ऐसा कर सकते हैं मेरे को। मित्रों, आप लोग अन अकेडमी, ये कॉम्बैट है, 7 फरवरी से 11 बजे देख लें यहाँ पे, तो आप इसमें एनरोल होते रहिए। और जो कॉम्बैट अबाउट अस ये कोड है, इसको आप यूज कर सकते हैं वहाँ पे अनलॉक करने के लिए। 45 मिनट 60 क्वेश्चन होते हैं, और यहाँ पे आप अमेजिंग प्राइस जो है वो जीत सकते हैं। ठीक है, ये देखिए मैं क्लास ले रहा हूँ, स्पेशल क्लासेस, आप इस रेफरल कोड के साथ में मित्रों क्या करेंगे, सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, सब्सक्राइब कर सकते हैं। ये मेरे अनअकैडमी पे कई सारे कोर्सेस आपको मिल रहे हैं। देखो यहाँ पे मैं क्या क्या कराता हूँ, लोक प्रशासन मैं कराता हूँ, 5:30 बजे क्लास होती है। हिस्ट्री की क्लास आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये अ, जो कर रहा हूँ मैं, हिस्ट्री आपको तुरंत मिल जाएगा अगर मेरा कोड यूज कर लेंगे, AMR10। और इसके बाद में पॉलिटी आपको मिल जाएगा, और एथिक्स भी आपको मिल जाएगा, ये सारी चीज़ें मिलने स्टार्ट हो जाती हैं। करंट अफेयर जो है वो संडे संडे में वीकली करंट अफेयर करा रहा हूँ, तो करंट अफेयर भी आपको मिल जाएगा। आप छूट क्या रहा है इसमें, सिर्फ एक पोर्शन छूटा, तीसरा पेपर, आप देख रहे हो कितना ज़्यादा इसमें मैं कवर कर रहा हूँ। और ज्योग्राफी भी मैं अब करा दूंगा, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो ओवरऑल हिस्ट्री, ओवरऑल सेकंड पेपर, इसके बाद में फोर्थ पेपर और करंट अफेयर, इसके बाद में आप देख रहे हैं कि ये लोक प्रशासन, तो आप लगभग 85% पोर्शन आपका कवर हो रहा है, लगभग, सॉरी 65% लगभग। ठीक है, 75% पोर्शन कवर हो रहा है, तो आप मेरे कोड के साथ में आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, खास बात इसमें क्या है, मैं क्वेश्चन चेक भी कर दूंगा, आपके सारे क्वेश्चन चेक करता रहता हूँ, जो भी आप लिख के मुझे भेजेंगे। ठीक है, तो ये खास बात है इस कोड के साथ। इवेल्युएट करता रहूँगा मित्रों, हमने ये बात की हुई है, और आज हमने साइमन इसके बारे में बात की हुई है, सविनय अवज्ञा आंदोलन की पृष्ठभूमि, और इसी में आप देखेंगे, इसी में क्या है, ये जो अधिवेशन हुआ है 1928 का कलकत्ता अधिवेशन की हम लोग बात करेंगे, क्या इसमें खास था। ये तो बहुत ही खास है, इसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले यहाँ से बात करते हैं। ठीक है, चलिए, बाकी ये सारी चीज़ें हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है।
लोग बात करते हैं। ये हमने सॉरी, ये तो क्वेश्चन हमने देख डिस्कस कर लिए हुए। कल हमने यहाँ सारी चर्चा की हुई थी, जिन्ना की मांगे, ठीक है। जिन्ना की मांगे हमने देख ली हुई थी, सांप्रदायिक प्रक्रिया किस तरह से हुई थी, और इसके बाद में हमने वो चार मांगे हमने देखी हुई थी। और फिर चार मांगों का विरोध किसने किया और क्यों किया, वो इस पर हमने बात की हुई थी। फिर इसके बाद में नेहरू ने एक बीच का रास्ता, एक समझौतावादी रास्ता अख्तियार किया हुआ था। और इस तरह से नेहरू रिपोर्ट की जो जिन्ना की मांगे थी उस संशोधन किया गया था, लेकिन जिन्ना माने नहीं। फिर उन्होंने क्या किया हुआ था, अपनी वो 14 मांगे प्रस्तुत की, ठीक है। ये हमने बात कर ली थी, हमने क्वेश्चन भी देख लिए थे किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। ये सारे प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है। सारे प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस आए हुए हैं, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन की पृष्ठभूमि का निर्माण और कलकत्ता अधिवेशन 1928, ठीक है। इस पे बात करने से पहले हमने जो रूपरेखा आप बनाई हुई है उसको आपने देख लिया हुआ है, किस तरह से जिन्ना ने चीज़ें नकार दी हुई थी, और उन्होंने फिर इसका मतलब बोला था कि ठीक है भाई, हम ऐसा नहीं कर सकते हैं। हाँ, क्योंकि भाई किसी को मंजूर था नहीं, किसी को कोई मंजूर था नहीं। और जिन्ना जो है वो नाखुश थे, क्योंकि उनको आरक्षण की नीति पे वो चल रहे थे, और कांग्रेस फिर उनसे सहमत नहीं हो पाई। तो वो सारी चीज़ें वहाँ पे खत्म हो जाती। अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पे नए फेज में हैं, सविनय अवज्ञा आंदोलन की पृष्ठभूमि का निर्माण यहाँ से हो रहा है, और फिर हम जो है सविनय अवज्ञा इसके बाद में पढ़ेंगे। तो कलकत्ता में अधिवेशन होता है 1928 में। यहाँ पे तमाम सारी बातें होती हैं, लेकिन उन सब बातों में हम देखेंगे थोड़ा सा कि क्या अच्छा हुआ है यहाँ पे। तो कलकत्ता में कांग्रेस का अधिवेशन होता है 28 में, और मोतीलाल नेहरू इसकी अध्यक्षता कर रहे होते हैं। और आपने देखा हुआ था कि नेहरू रिपोर्ट जो कि इन्हीं के नाम पे थी और इन्होंने ही बनाई हुई थी, पूरी की पूरी अध्यक्षता इन्होंने की हुई थी। तो उस रिपोर्ट को, या कह सकते हैं कि सबमिट करने के लिए सबसे जो उपयुक्त व्यक्ति थे वो यही थे। ऐसा सभी दलों ने, आप कह सकते हैं, जो सॉरी कांग्रेस ने ऐसा माना हुआ था कि भाई मोतीलाल नेहरू को ही कांग्रेस का अध्यक्ष बना दिया जाए। तो मोतीलाल नेहरू यहाँ पे कांग्रेस अध्यक्ष बनते हैं 1928 में। और ये ध्यान रखना, इसका अधिवेशन कहाँ होता है, कलकत्ता में होता है। और इस अधिवेशन में नेहरू रिपोर्ट को क्या है, स्वीकार कर लिया गया, ठीक है। जो भी उन्होंने अपने सुझाव दिए थे, जो पहली वाली रिपोर्ट थी, ठीक है, जो 12-13 उसमें जो उन्होंने सुझाए हुए थे अपने जो पॉइंट्स सुझाए हुए थे, वो सारे के सारे वैसे ही एज इट इज यहाँ पे स्वीकार कर लिए। जब ये हमने बताया हुआ था, क्वेश्चन पिछले अभी देखा हुआ था कि इसमें बहुत ज़्यादा कई ऐसे व्यक्ति थे जिसमें गहरा असंतोष व्यक्त हो गया। हुआ क्या था यहाँ पे भाई, क्यों? और इनके बेटे ही हमने देखा हुआ था कि वो असंतोष ऐसा जाहिर कर रहे हैं, और बहुत गहरा असंतोष था। और उसी असंतोष को जाहिर करते हुए हमने देखा हुआ था कि एक क्वेश्चन है ये कि कांग्रेस दल का उग्र शाखा ने, जिसके एक प्रमुख नेता जवाहरलाल नेहरू थे, इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग की स्थापना की थी। वह लीग किसके विरोध में सम्मिलित हुए, स्थापित हुई थी? तो भाई ये नेहरू रिपोर्ट के विरोध में स्थापित हुई थी। और नेहरू रिपोर्ट मतलब अपने पापा के ही खिलाफ ये क्या कर रहे थे, ये एक इंडिपेंडेंस फॉर इंडियन लीग का, इंडिया लीग का इन्होंने गठन किया, ठीक है। तो इस तरह से थोड़ा सा यहाँ पे गहरा रोष दिखाई पड़ता है, असंतोष दिखाई पड़ता है। तो कौन कौन से नेता, एक बार देखिए यहाँ पे गहरा असंतोष कौन कौन व्यक्त करता है। जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस हैं, और सत्यमूर्ति, ये प्रमुख नेता हैं। इन्होंने क्या किया हुआ था कि भाई ये गहरा असंतोष व्यक्त कर रहे हैं। अब इन्होंने कहा है कि भाई डोमिनियन स्टेट, औपनिवेशिक स्वराज को कांग्रेस द्वारा अपना मुख्य लक्ष्य घोषित किए जाने में क्या है, बहुत ज्यादा गहरा असंतोष यहाँ पे व्यक्त किया, ठीक है। और उन्होंने डिमांड क्या की, इन्होंने डिमांड की कि भाई आप डोमिनियन स्टेट की जगह पूर्ण स्वराज या पूर्ण स्वतंत्रता को कांग्रेस अपना लक्ष्य घोषित करे, ठीक है। और इसके बाद आप देखेंगे कि जब ये लाहौर में अधिवेशन होता है, हम देखेंगे 1929 में,
तो जो यहाँ पे डिमांड की जा रही है जवाहरलाल नेहरू द्वारा, सुभाष चंद्र बोस द्वारा, सत्यमूर्ति द्वारा कि डोमिनियन स्टेट औपनिवेशिक बेसिक स्वराज को आ, कांग्रेस अपना मुख्य लक्ष्य घोषित ना करते हुए पूर्ण स्वराज या पूर्ण स्वतंत्रता को कांग्रेस को अपना लक्ष्य घोषित करना चाहिए। तो ये डिमांड 1929 के लाहौर अधिवेशन में जब जवाहरलाल नेहरू इसके अध्यक्ष होते हैं, कांग्रेस के अध्यक्ष होते हैं, तो वो उसी तरह की डिमांड रखते हैं। ठीक है, तो 28 में एक पे गहरा असंतोष है। असंतोष क्यों है, आपने देख लिया यहाँ पे कि डोमिनियन स्टेट्स को कांग्रेस द्वारा अपना मुख्य लक्ष्य घोषित किए जाने की वजह से क्या किया, इन्होंने गहरा असंतोष व्यक्त किया हुआ और इन्होंने डिमांड की, क्या डिमांड की, पूर्ण स्वराज और पूर्ण स्वतंत्रता को कांग्रेस अपना लक्ष्य घोषित करे। ये डिमांड थी यहाँ पे। ठीक है, इस तरह से ये मुद्दा चला। अब आगे चलते हैं, हम लोग देखते हैं कि आगे क्या हुआ है। और इस अवसर पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, हुआ क्या, जब इन्होंने डिमांड रख दी यहाँ पे, जब ये डिमांड यहाँ पे इन्होंने रख दी, तो देखो हुआ क्या है कि इसके बाद में और जो वरिष्ठ नेता है भी, भाई जवाहरलाल नेहरू बहुत युवा है, सुभाष चंद्र बोस बहुत युवा है, सत्यमूर्ति जो है वो बहुत युवा है। ठीक है, वो डिमांड करे भाई पूर्ण स्वराज या स्वतंत्रता हमें चाहिए, कांग्रेस ऐसा अपना मुख्य लक्ष्य घोषित है। लेकिन का एक तबका जो है, एक तबका जो कि हम देख रहे हैं, गांधी जी इसमें लिखा हुआ है, गांधी जी और मोतीलाल नेहरू का, यहाँ पे उन दोनों का मानना था कि भाई अभी इतनी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, हमें क्या करना चाहिए, डोमिनियन स्टेट की मांग को इतनी जल्दबाजी में क्या है, अस्वीकार नहीं करना चाहिए। जिस तरह का जो युवा पीढ़ी है वो ऐसा डिमांड कर रहा है कि भाई क्या करना चाहिए, इसको अस्वीकार कर दिया जाए डोमिनियन स्टेट को, उसकी जगह क्या लिया जाए, उसकी जगह इन्होंने बताया हुआ था कि ये क्या है, पूर्ण स्वराज और स्वतंत्रता लाई जाए। तो गांधी जी भी एक मत नहीं है यहाँ पे और मोतीलाल नेहरू भी एक मत नहीं है। कह रहे थे कि अगर भाई ऐसा कर दो तो बहुत जल्दबाजी हो जाएगी, बड़ी मुश्किल से तो हमने आम सहमति बन पाई है इसमें कि यहाँ पे डोमिनियन स्टेट मिलना चाहिए। और अगर आपने इसको अस्वीकार करने की बात करें, अभी आप युवा हो, बहुत सारी चीजों से परिचित हो नहीं, और अगर ऐसा हो गया तो फिर दिक्कत हो जाएगी। क्यों, क्योंकि आप देख रहे हैं ना कि नेहरू रिपोर्ट को पारित करने और उसको बनाने में सारे क्या है, सर्वदलीय बैठक हुई थी और सारी दलों ने क्या है, एक सुर में पास उसको मान लिया था। और सिर्फ मुस्लिम लीग ने बाद में विरोध किया क्योंकि वो जिन्ना का मंडोल गया था, तो इस वजह से उन्होंने उसको वहां पे भाग नहीं दिया। ठीक है, तो गांधी जी और मोतीलाल नेहरू दो ऐसे हैं जो इसको अच्छा नहीं मानते हैं, कहते हैं कि भाई बड़ी मुश्किल से तो हमने क्या है, इसमें आम सहमति बनी है। और डोमिनियन स्टेट की मांग को मानने के लिए सरकार को 2 वर्ष की मोहलत दी, सरकार को 2 वर्ष की मोहलत दी। किसने, ये गांधी जी, मोतीलाल नेहरू, या कह सकते हैं कांग्रेस में। ठीक है, 2 वर्ष की मोहलत दी। लेकिन हुआ क्या, बाद में आप देखेंगे कि युवा नेताओं के दबाव में, जैसे कि जवाहरलाल नेहरू हैं, सुभाष चंद्र बोस हैं, जैसे जो नेता है, युवा नेताओं के दबाव के कारण मोहलत की अवधि जो है वो 2 वर्ष से घटाकर 1 वर्ष कर दी गई। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा दबाव पड़ा, तो ऐसा हो गया। आगे देखते हैं, इस अवसर पर हुआ क्या है कि इस अवसर पर कांग्रेस ने यह प्रतिबद्धता जाहिर की कि डोमिनियन स्टेट पर आधारित संविधान को सरकार ने यदि 1 वर्ष के अंदर पेश नहीं किया हुआ है, तो बस यही यहाँ पे क्या है, सविनय अवज्ञा आंदोलन की पृष्ठभूमि यहीं से रखी जाती है। ठीक है, तो कांग्रेस ने क्या कहा, कांग्रेस ने कहा कि भाई अगर, यहाँ पे कांग्रेस नहीं, यहाँ पे गांधी जी बोल रहे हैं ऐसा, इस अवसर पर कांग्रेस ने प्रतिबद्धता जाहिर की, हाँ, यह प्रतिबद्धता जाहिर की कि डोमिनियन स्टेट पर आधारित संविधान को अगर सरकार ने स्वीकार नहीं किया या सरकार ने यदि 1 वर्ष के अंदर पेश नहीं किया, तो क्या होगा, कांग्रेस न केवल पूर्ण स्वराज, और ये कौन है, ये गांधी जी ऐसा बोल रहे हैं। ठीक है, कि अगर ऐसा नहीं हुआ, कैसा, डोमिनियन स्टेट पे अगर आधारित संविधान को सरकार ने यदि 1 वर्ष के अंदर पेश नहीं किया, तो क्या हो जाएगा, कांग्रेस न केवल पूर्ण स्वराज को अपना लक्ष्य घोषित करेगा, बल्कि इस लक्ष्य की प्राप्ति हेतु सविनय अवज्ञा आंदोलन भी प्रारंभ करेगी। ठीक है, तो यहाँ पे गांधी जी का साफ कहना है कि भाई ऐसा होना चाहिए। तो ये सारे मुद्दे यहाँ पे थे, हमने सारे मुद्दे देख लिए हुए किस तरह से हुआ सविनय अवज्ञा की पृष्ठभूमि। आगे देखते हैं इसके बाद में होता क्या, आगे क्या होता है। 1929 की कुछ राजनीतिक घटनाएं भी देख लेते हैं। पहली घटना इसमें कौन सी है, जैसे ये बात होगी कि भी ठीक है,
अगर यहाँ पे डोमिनियन स्टेट की बात नहीं मानेंगे तो क्या हम सीधे सविनय अवज्ञा और पूर्ण स्वराज की मांग को क्या करेंगे, सामने रखेंगे और फिर बाद में हमसे कहना। यहाँ पे देखते हैं 1929 की कुछ राजनीतिक घटनाएं कौन सी हुई थी। नंबर 1, पहली घटना, जनता को सीधे राजनीतिक संघर्ष के लिए तैयार करने हेतु 1929 में गांधी जी ने पूरे देश का सघन दौरा किया और विभिन्न स्थानों पर उन्होंने अपनी सभाओं को संबोधित किया और नए युवाओं से नए राजनीतिक संघर्ष हेतु क्या है, इनको तैयार रहने का आग्रह किया। ठीक अभी आपने देखा हुआ था कि किस तरह से सुभाष चंद्र बोस और जवाहरलाल नेहरू जो नेहरू रिपोर्ट का प्रस्ताव पारित किया गया हुआ था, तो वहां पे विरोध कर रहे थे। तो यहाँ पे गांधी जी इस चीज को अच्छा, गांधी जी बहुत बारीकी से चीज को देखते थे कि कहाँ पे हमें कुछ सहायता या फायदा मिल सकता है, तो वो वैसे ही करते थे एकदम से। तो यहाँ पे उन्होंने देखा हुआ था शक्ति, क्योंकि आप देख रहे हैं जवाहरलाल नेहरू बहुत यंग थे उस टाइम पे, और जब यंग थे तो वहां पे वो युवाओं की शक्तियों को देख रहे थे कि किस तरह से वो अपना प्रयोग करते शक्ति का। तो यहाँ पे वो गांधी जी भी कई स्थानों पर जा रहे हैं, सभाएं कर रहे हैं, राजनीतिक संघर्ष के लिए लोगों से बोल रहे हैं कि भाई आप तैयार रहें। और आप समझ गए होंगे कि सविनय अवज्ञा की पृष्ठभूमि वो रखी जा चुकी है वहां पे। तो विभिन्न स्थानों पर उन्होंने सभाओं को संबोधित किया तथा युवाओं से नए राजनीतिक संघर्ष हेतु तैयार रहने का आग्रह किया। और 1929 की यात्राओं से पहले गांधी जी का मुख्य जोर जो था वो रचनात्मक कार्यों पर होता था, और उसकी जगह अब क्या हो गया है, अब उन्होंने जनता को सीधे राजनीतिक कार्रवाई के लिए तैयार करना प्रारंभ कर दिया। पहले सिर्फ रचनात्मक कार्य होते थे, हमने देखा हुआ था कि सभाएं आयोजित की जाती थी और राष्ट्रीय विद्यालय खोले जाते थे, या आप कह सकते हैं कि छुआछूत उन्मूलन टाइप का होता था, चरखे का तमाम सारा जगह देखेंगे कि चरखा काटना तमाम सारी चीजें हो रही थी। तो उस टाइम रचनात्मक कार्यों को छोड़ दिए, सीधे राजनीतिक कार्रवाई के लिए तैयार करना आरंभ कर दिया जनता को। ठीक है, तो इसकी जगह थोड़ा सा ये चेंज होता है कि क्या घटनाएं हुई थी आगे। और अगला है इसमें कि जनता द्वारा बहिष्कार का आक्रामक कार्यक्रम अपनाने और विदेशी कपड़ों को सार्वजनिक होली जलाने के लिए यहाँ पे कांग्रेस की कार्यकारिणी समिति ने एक विदेशी कपड़ा बहिष्कार समिति का गठन भी किया हुआ था। तो आपसे पूछा जा सकता है कब हुआ है, 1929 में। 1929 में कांग्रेस की कार्यकारिणी समिति ने यहाँ पे क्या किया हुआ है, विदेशी कपड़ा बहिष्कार समिति का गठन किया हुआ है। गांधी जी ने इस अभियान को पूर्ण समर्थन प्रदान कर लोगों को सक्रियता से भाग लेने के लिए प्रोत्साहन किया। ठीक है, लेकिन मार्च 1929 में कलकत्ता में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया, और जैसे ही गिरफ्तार किया गया तो आप देखेंगे पूरे देश में उत्तेजना फैल गई, लोगों ने सरेआम विदेशी वस्त्रों की होली जलाई। ठीक है, तो ये इसमें भाग लिया हुआ था। इसमें आप देख रहे हैं कि गांधी जी बार बार बोल रहे थे कि जो ये समिति बनाई गई हुई है, ये समिति बनाई गई है विदेशी कपड़ा समिति, हाँ, इसमें बोला कि इसका पूर्ण समर्थन है, आप लोग सक्रियता से भाग लें। लेकिन क्या 29 में जैसे इनको गिरफ्तार किया गया, फिर इसके बाद में सरेआम विदेशी वस्त्र में गोली जलाई गई। पूरे राष्ट्र के लोगों में अंग्रेज विरोधी भावनाएं वो जागृत हो उठी। हाँ, सारे देश में जैसे उनको गिरफ्तार किया जाता है 1929 में। और इन घटनाओं में मेरठ संयंत्र केस, जिसको हम लोग मार्च महीने में ये हुआ है, ठीक है, 1929 की मैं बात करूं, तो भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त द्वारा केंद्रीय विधानसभा में बम विस्फोट, ये अप्रैल का मामला है। एक तो मेरठ संयंत्र केस है, ये क्या है, एक तो मेरठ संयंत्र केस है ये, और दूसरा एक और जो केस आप देख रहे हैं यहाँ पे, वो है कि बटुकेश्वर दत्त और भगत सिंह ने केंद्रीय विधानसभा में बम विस्फोट अप्रैल माह में किया हुआ था। मई माह में इंग्लैंड में रैमजे मैकडोनाल्ड की लेबर पार्टी का सत्ता में आना, ये सारी घटनाएं प्रमुख थी यहाँ पे। ठीक है, 1929 में रैमजे मैकडोनाल्ड की 1929 में जो लेबर पार्टी थी वो सत्ता में आई हुई थी। तो ये घटनाएं वहां पे 1929 में आपको देखने को मिली। तो यहाँ पे मुख्य मुख्य क्या है भाई, विदेशी कपड़ा, 19 इनका गिरफ्तार किया जाना, लोगों ने सरेआम गोली जला दी, और ये यहाँ पे षड्यंत्र केस, मेरठ संयंत्र केस, और भगत सिंह बटुकेश्वर दत्त द्वारा जो है केंद्रीय विधानसभा में बम विस्फोट किया जाना, तो ये सारी चीजें यहाँ पे हो रही है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं लॉर्ड इरविन की घोषणा। 31 अक्टूबर 1929 में लॉर्ड इरविन की यहाँ पे घोषणा होती है। तो वो
देखो हमने बताया हुआ था मॉन्टफोर्ड ने, सॉरी मॉन्टेग्यू ने 1917 में घोषणा की हुई थी कि हम क्या करेंगे, उत्तरोत्तर विकास करेंगे कि उत्तरदायी शासन यहाँ पे स्थापित हो सके, लेकिन चीजें बेहतर हो ही नहीं पाई। देखो वो कहते हैं, एक बार पढ़ के मैं सुना देता हूँ, वैसे काम का तो नहीं है, लेकिन फिर भी मैं सुनाना, हिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ तो सुनाना पड़ेगा। महारानी की ओर से मुझे स्पष्ट ये कहने का आदेश हुआ है कि सरकार के निर्णय में 1917 की घोषणाओं या घोषणा में यह बात निहित है कि भारत के विकास के स्वाभाविक मुद्दे उसमें दिए गए हैं। उसमें क्या है, जो डोमिनियन स्टेट है या अधिशासित स्वराज की प्राप्ति जुड़ी हुई है। ठीक है, तो जो बात 1917 में बात कही गई थी वही उन्होंने दोबारा से सुना दी, इन्होंने भी पढ़ दी, कोई मतलब नहीं है इसका। लॉर्ड इरविन ने यह भी वादा किया हुआ था, क्या किया हुआ था, कि जैसे ही साइमन कमीशन अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर देगा, वह गोलमेज सम्मेलन का बुलाया जाएगा। ठीक है, एक गोलमेज सम्मेलन बुलाया जाएगा। तो पहला जो गोलमेज सम्मेलन हुआ है वो इसी बात पे टिका हुआ था कि भाई साइमन कमीशन जो है वो रिपोर्ट अपनी दे। ठीक है, तो यहाँ पे लॉर्ड इरविन की घोषणा होती है। ठीक है, तो ये इस तरह से बहुत कुछ काम का नहीं, लेकिन ये थोड़ा सा ये काम का है कि क्यों ऐसा हो रहा था। साइमन कमीशन जैसे रिपोर्ट समझे देगा, तुरंत गोलमेज सम्मेलन बनाएगा, इसके बाद में आगे की रूपरेखा तैयार की जाएगी। ठीक है, तो अब हम लोग बात करते हैं, थोड़ा सा यहाँ पे एक केस आता है, दिल्ली घोषणा पत्र। दिल्ली घोषणा पत्र एक केस आता है, यहाँ पे देखते हैं। नवंबर 1929 को देश के प्रमुख नेताओं का एक सम्मेलन बुलाया गया और एक घोषणा पत्र जारी किया गया, जिसे क्या बोला गया है, दिल्ली घोषणा पत्र के नाम से जाना जाता है। इसमें कई सारी मांगे रखेंगे, एक बार मैं पढ़ के बताता हूँ क्या क्या है। कहा गया, यह बात स्पष्ट होनी चाहिए कि गोलमेज सम्मेलन का उद्देश्य इस बात पर विचार विमर्श करना नहीं होगा कि किस समय डोमिनियन स्टेट दिया जाए, बल्कि इस बैठक में इसे लागू करने की योजना बनाई जानी चाहिए। आप देख रहे हैं ना, प्रमुख नेताओं का एक सम्मेलन यहाँ पे बुलाया गया है 1929 में, इसको घोषणा पत्र कहा गया। यहाँ पे एक घोषणा पत्र जारी होता है और इसमें आश्वास, ये क्या है, अल्टीमेटम दिया जा रहा है। एक अल्टीमेटम दिया जा रहा है कि गोल में सम्मेलन का उद्देश्य इस बात पर विचार विमर्श करना नहीं होगा कि डोमिनियन स्टेट का समय क्या है, बल्कि ये समय वही होगा कि इस टाइम डोमिनियन स्टेट योजना जो है वो लागू की जा रही, लागू लागू की जा चुकी होगी या बनाई जानी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे ये ध्यान रखना, इनका उद्देश्य क्या है, गोलमेज सम्मेलन का वो साफ साफ स्पष्ट शब्दों में मांग रखी हुई थी, इसको ध्यान देना। दूसरा बोलते हैं कि इस बैठक में कांग्रेस का बहुमत में प्रतिनिधित्व होना चाहिए। ये कौन बोल रहा है, वरिष्ठ जो नेता है, कह रहे हैं कि इस बैठक में जो भी बैठक होगी उसमें क्या होना चाहिए, कांग्रेस का बहुमत में प्रतिनिधित्व होना चाहिए। ठीक है, आगे, राजनीतिक अपराधियों को क्षमा दान दिया जाए तथा सहमति की एक सामान्य नीति तय की जाए। ठीक है, तो ये तीन डिमांडें इसमें रखी थी। अगर आपसे पूछे दिल्ली घोषणा पत्र में कौन सी तीन डिमांडें रखी गई थी, तो आप लोग आसानी से बता सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, तो ये सारे मुद्दे यहाँ पे आपको डिस्कस करने को मिलेंगे। ठीक है, घोषणा पत्र किस समय दिया जाए, बल्कि इस बैठक में इसे लागू करने की योजना, और ये सारे मुद्दे। 23 दिसंबर 1929 को वायसराय इरविन ने इन मांगों को अस्वीकार कर दिया और इस प्रकार भिड़ंत का दौर प्रारंभ हो गया, होने की तैयारी हो गई यहाँ पे। ठीक है, तो ये जैसी मांगे अस्वीकार करेगी तो तमाम सारी चीजें हो रही है। अब हम लोग बात करेंगे यहाँ पे 1929 का कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन। ठीक है, अब लाहौर अधिवेशन में क्या क्या बातें होती हैं, ठीक है, इसको हम लोग कल देखेंगे। और कल देखने के बाद में थोड़ा सा एक बार समझ लें तो ज़्यादा ठीक रहेगा। हम लोग बात करने वाले हैं यहाँ से 1929 का लाहौर अधिवेशन। ठीक है, तो ये हमने देख लिया किस तरह से कोलकाता अधिवेशन हुआ, वहाँ पे क्या क्या बातें हुई। मोतीलाल नेहरू वहाँ पे कर रहे थे उसकी अध्यक्षता। और ये पूर्ण स्वराज की मांग, इस पे हम लोग बात कर लेंगे। इसके बाद में कल हम लोग कुछ क्वेश्चन भी देख लेंगे। ठीक है, तो चलो इसको देख लेते हैं, एक बार कर लेते हैं।
इसको हम लोग कल करेंगे, ठीक है? यहाँ से इसको कल करते हैं, ठीक? चलो। एक बार फिर भी कुछ-कुछ ऊपरी-ऊपरी देख लेते हैं, यहाँ पे थोड़ा बड़ा मुद्दा है, इस वजह से मैं सोच रहा हूँ कि टाइम लेके इसको करता हूँ, कि ये 29 का है, कांग्रेस अधिवेशन होता है लाहौर में, फिर इसके बाद में और हम साइमन रिपोर्ट और नेहरू रिपोर्ट में थोड़ा अंतर भी देख लेंगे, कुछ क्वेश्चन भी कर लेंगे। तो ये थोड़ा-सा बड़ा मुद्दा है, अब आधे घंटे में मुझे लग रहा है कि पूरा होगा नहीं, तो इसको हम लोग कल करेंगे यहाँ से, ठीक है? 1929 की कांग्रेस का, ठीक है? तो कल करते हैं। चलो, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू, और आप लोग सब्सक्राइब भी करते रहे, जो लोग ज्वाइन कर रहे हैं इसको लाइक भी करते चलें, और तमाम सारी चीज़ें हमने बताई हुई हैं यहाँ पे, आप लोग इसको लाइक करते रहें, शेयर करते रहें, ठीक है? सब्सक्राइब भी करते रहें, और इसको 10% डिस्काउंट के साथ में आप कुछ भी सब्सक्राइब कर सकते हैं मेरे कोड के साथ में, ठीक है? चलो, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू गाइस। क्लासेस हैं अभी हमारी अलग प्लेटफॉर्म, तो आप वहाँ पे आप कर सकते हैं।